नमस्ते, आई एम विभूति झा, दिस इज जयपुर डायलॉग यूएसए। आपका हमेशा की तरह स्वागत है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकन पीटर नवारो ने, जो ट्रंप के खास चहेते हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। पहले डेमोक्रेट हुआ करते थे, अभी ट्रंप के साथ है, जो ट्रंप भी पहले डेमोक्रेट हुआ करते थे। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में है और उन्होंने बड़ी घिनौनी बात की। उन्होंने कहा कि पहले तो कहा था कि ये मोदी की लड़ाई है, यूक्रेन जो है इट्स मोदीज वॉर। और आप इस बात से परिचित हैं कि किस तरह से मोदी पे खास तौर से प्रहार हुआ था, जो डायरेक्टेड था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, ये करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये जान के बड़ा दुख होता है कि इस तरह से कहते हैं साज करके मारना, ये राजनीति का एक गंदा असर होता है। और इसमें पीटर नवारो ने ब्राह्मण की चर्चा कर दी कि ब्राह्मण जो है प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, मुनाफा उठा रहे हैं। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है कि गैर वाजिब मुनाफा। एक तो होता है वाजिब मुनाफा धंधे करने में, और एक है गैर वाजिब। तो वो सेक्रेटरी ट्रेजरी ने कहा था कि प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि हम रशिया, इंडिया, चाइना को क्रश कर देंगे 500% टैरिफ लगा के। अब ये आ गई है घिनौनी हरकत कि हिंदुओं पे, भारतीयों पे ब्राह्मण नाम के शब्द को प्रयोग करके और भी घिनौना बना दिया। इस बात की चर्चा हम करेंगे। हमारे फिर से आज दूसरी बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर कुंदन सिंह जी, जिन्होंने इस बात पे काफी शोध किया है। एक होता है लोग किताबें लिखते हैं, वो कहते हैं उसको नॉन फिक्शन की किताब लिखी जाती है। लेकिन इन्होंने जो चर्चाएं की हैं, जो समझा है जिस तरह से कि कैसे गोरे लोगों ने हमारा इतिहास, हमारा कल्चर सारा बदल दिया। और इनके साथ हमने अभी हाल ही में एक चर्चा की थी, पिछले हफ्ते ही, सनातन धर्म के बारे में श्री अरविंदो के साथ की चर्चा थी, जिसमें हमने ये भी कहा था कि सनातन धर्म इज द वे फॉरवर्ड फॉर भारतीयों के लिए। और हाल की बात है, आज ही मैं सुबह में संजय दीक्षित जी की ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने एक अच्छा सा प्रसंग आया है कि एक कोई नदीम शेख नाम का बंदा है, जिसने ग्रॉक से पूछा, और मैं सवाल आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ब्रदर ग्रॉक, when you were busy for a couple of days, I asked you a question. If you were human, which religion would you follow? Don't beat around the bush, name one religion. और ग्रॉक का उत्तर था, ब्रदर, if I were human, I would adopt Sanatan Dharma. Its diversity, science compatible philosophy, and pursuit of truth attract me. आज की दुनिया में जब हर आदमी किसी एआई एजेंसी के पास जाके अपने दुविधा को संभालने की कोशिश करता है, या अपने अपने सच्चाई को और भी जबरदस्त बनाना चाहता है, तो ग्रॉक के पास जाता है। ये सवाल आ गया। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कुंदन जी के साथ जो हमारी चर्चा पिछले हफ्ते हुई थी सनातन धर्म के बारे में, आप उसे जाके फिर से देखें। जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा युद्ध जो है वो सनातन का युद्ध है, वो हमें जीतना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि ट्रंप के कारण, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण बहुत समय सीरियस बातें दब जाती हैं, और लोग इच्छुक होते हैं कि हम तमाशा और देखें। तो तमाशबीन से बनने से पहले लेट अस आल्सो गेट सीरियस एट टाइम्स। ये जो बहुत सीरियस मुद्दा है, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करना, ये हम सभी भारतीयों पे एक गंदा आरोप है। और मैं भी ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं इस बात से और भी परिचित हूं कि ये जो है ये स्लर है पूरे भारतीयता पे। और इस बात पे मैं आज कुंदन जी से पूछूंगा कि इनके शोध में इन्होंने क्या देखा, क्या पढ़ा, और क्या सत्य है, क्योंकि सत्य की बात भी ग्रॉक ने की है। सत्य, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सत्य में विजय थे, और सत्य को जिताना होगा तो फिर कहूंगा उसके लिए आपको उठ के लड़ना पड़ेगा। कुंदन जी, आपकी चर्चा करें। जी।
नमस्कार। नमस्कार। फिर से वापस अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमन। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये कहूँगा कि जिस फ्रेज का उदाहरण दिया है पीटर नवारो ने, वो ब्राह्मण फोबिक है, ये ब्राह्मण फोबिया है, जिसका कि एक बहुत ही क्लोज लिंकेज है हिंदू फोबिया से, और ये एक रेसिस्ट टर्म है। तो बेसिकली जो पीटर नवारो ने किया है, उन्होंने आउटराइट रेसिज्म में एंगेज किया है, और इसी चीज को मैं आज प्रमाणित करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, हम अगर अपने धर्म शास्त्रों को पर्टिकुलरली अगर देखते हैं, तो उसमें वर्ण का वर्णन है, पूरे तरीके से वर्णन है। हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में वर्ण की सृष्टि कैसे हुई है, श्रीमद् भागवत गीता में उन सब के बारे में बताया गया है। अगर आप सांख्य के अंदर जाते हैं तो वहाँ गुणों का वर्णन होता है, और गुणों के वर्णन के हिसाब से वर्ण की संरचना संरचना हुई थी, और उसका एक कारण था, उसके विषय में हम बाद में जाएंगे। आज मैं ये कहने वाला हूँ कि वर्ण और जाति हमारे परंपरा का हिस्सा तो रहा है, लेकिन जो ये कास्ट सिस्टम है, ये यूरोपियन क्रिएशन है, और इन पर्टिकुलर ये जेम्स मिल का क्रिएशन है। जेम्स मिल ने कास्ट सिस्टम को उद्धत किया है, उसने उसका निर्माण किया है, और इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात शॉकिंग लग रही होगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ण और जाति तो हमारे परंपरा का अंग रहा है, लेकिन जो ये कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम हमारा क्रिएशन नहीं है, ये यूरोपियंस का क्रिएशन है। ये कुछ और स्कॉलर्स ने इसके बारे में बात की है। मैं बहुत ही स्पेसिफिक हो रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन पर्टिकुलर जेम्स मिल का क्रिएशन है, और मैं पहले जेम्स मिल के बारे में बात करूंगा, उनके शोध के बारे में बात करूंगा, उनके शोध के बारे में जो है क्या क्या हुआ उसके बाद हमारे भारत में, उसके विषय में बात करूंगा। तो उससे ये पता चलेगा कि जो सिस्टम हम देख रहे हैं, जिस सिस्टम के ऊपर हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स चल रही है आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो एक क्रिएशन एक ब्रिटिशर का है। तो ये जेम्स मिल, ये महाशय कौन थे? तो जेम्स मिल जो है, इन्होंने 1817 में एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके पहले जो है ये जर्नलिस्ट थे, और उसके पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया था डिविनिटी स्टडीज में। मैं उस विषय के ऊपर में बाद से आऊँगा। अभी मैं 1817 के बाद की कहानी आपको और आपके दर्शकों को सुनाता हूँ। 1817 में इन्होंने एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 3 वॉल्यूम की किताब थी, और इसमें 7 चैप्टर्स पहले वॉल्यूम में थे हिंदुओं के बारे में, और उन्होंने हमारे सिस्टम को, हमारे ट्रेडिशन को, जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से ट्रैश किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी फॉर्म में ये इक्वेशन क्रिएट किया, हिंदुइज्म इक्वल्स कास्ट इक्वल्स हायरार्की इक्वल्स ऑप्रेशन। ये इनका एक बहुत ही जबरदस्त क्रिएशन था।
क्यों उन्होंने क्रिएट किया था उसके बारे में भी आएंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि हमारे धर्मशास्त्रों को एक पर्टिकुलर स्पिन दिया था, और उस पर्टिकुलर स्पिन से वो ये बताना चाहते थे, ये दर्शाना चाहते थे कि हिंदूज सिंस एंटिक्विटी, आदिकाल से वो सैवेज, अनसिविलाइज्ड, अनकूथ, बारबैरिक रहे हैं। इन सब शब्दों का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, और हमको सैवेज, बारबैरिक, अनसिविलाइज्ड, अनकूथ दिखाने के लिए उन्होंने हमारे ट्रेडिशन को हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव दिखाया, दर्शाया। उसमें जो है तब तक हमारे धर्मशास्त्रों का, पर्टिकुलरली मनुस्मृति का कुछ ट्रांसलेशंस हो चुका था। एक कोलब्रुक थे, उन्होंने किया था। उसके बाद विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापना की थी 1784 में। तो इन सारे लिटरेचर को एक पर्टिकुलर स्पिन दे करके उन्होंने ये दर्शाया कि हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी सभ्यता जो है, हमारा समाज जो है, वो हायरार्किकल और ऑप्रेसिव है, जिसमें कि ब्राह्मण्स जो हैं वो basically, they rule the roost. The Brahmins rule the roost. Then you have the Kshatriyas, then you have the Vaishyas, then you have the Shudras, and then you have the Chandalas. So he basically spoke about 5 different categories, and he put these 5 different categories in a strict hierarchical organization. तो ये इन्होंने सेकेंड चैप्टर में किया। उसके बाद जो है ये हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को दर्शाते हैं। उसमें भी ये यही बताते हैं कि हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हमारा जो हमारी राज्य व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव रही है। उसके बाद ये टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर चले आते हैं, वहाँ भी यही का ये बात बताते हैं। फिर ये धर्मशास्त्रों के ऊपर चले आते हैं और ये बताते हैं कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो हैं ये मिल करके बाकी सारे वर्गों को ऑप्रेस करते थे। तो ये इनकी कहानी है, ये इनका रैंट है उस पर्टिकुलर किताब में। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये 1817 में ये किताब आई, और दुनिया में हेट्रेड जो है ना वो बहुत सेल करती है। प्रेम के बहुत कम लोग पक्षपाती होते हैं, हेट्रेड बहुत जल्दी फैलता है। तो ये किताब जो है वो बिकने लगी, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये किताब बिकी। तो जब ये किताब बिकी तो जेम्स मिल लाइमलाइट में आ गए। 1819 में जेम्स मिल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर कर लिया एज वन ऑफ द ऑफिशियल्स, जो उसके हेडक्वार्टर्स में एक ऑफिशियल की तरह काम करते। 1823 तक जेम्स मिल उस पूरी हायरार्की में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स के हायरार्की में, वो सेकंड इन कमांड हो गया। 1830 तक पहुंचते पहुंचते वो इंडिया हाउस के चीफ हो गए। और मैं ये कहता हूँ कि जेम्स मिल बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ हो गए। ही बिकेम द CEO ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप उस पूरी हायरार्की को अगर आप देखेंगे तो जेम्स मिल के ऊपर सिर्फ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसका प्रेसिडेंट ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हुआ करता था। तो जेम्स मिल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में हायर होते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बन गए,
और ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी, ये कोई मामूली किताब नहीं रही, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शुरू हुई, जिनके बारे में कुछ मैंने शोध किया है, बाकी कुछ बचा हुआ है। लेकिन उसने भारत की और भारतीयों की डेस्टिनी जो है उसको बदल दिया, और उसी के बारे में मैं ये बात करूंगा। इसके बात करने के बाद मैं ये आऊंगा इस विषय के ऊपर कि ये पूरी कहानी जो है, ये पूरा जो डिस्कोर्स है, जो ये पूरा नैरेटिव है, ये एक प्रोजेक्शन है। जो हम वेदांत में कहते हैं कि रस्सी सांप दिखता है, तो जेम्स मिल ने एक रस्सी को सांप बनाया और उस सांप को बना करके हमारे समाज में छोड़ दिया, और वो आज तक हमको डस रहा है। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सांप जो है ये रस्सी है। और मेरा कंटेंशन कि कास्ट सिस्टम जेम्स मिल का क्रिएट किया हुआ, ये बहुत ही शॉकिंग लगेगा लोगों को, लेकिन एक समय में ये अर्थ जो है वो फ्लैट हुआ करता था और पृथ्वी जो है वो स्थिर थी। पृथ्वी सूर्य के अराउंड नहीं घूमती थी। और मैं इसलिए ये बात को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, जो आप कहते हैं सत्यमेव जयते, जो हमारे सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट रहा है। मैंने इस सत्य की खोज की है, और लंबे तक सब समय तक इस सत्य की हमने खोज की है, और जब तक मुझे सत्य का पता नहीं चलता है, मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ। नहीं, आपकी जो किताब है, जो हमने पिछली बार भी दर्शकों को दिखाया था और आज मैं फिर दिखाऊंगा, जी, जेम्स मिल की जो कहानी है इस किताब में पूरी लिखी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अमेज़न पे 4,700 रुपए का है। जी, अगर आप गूगल करेंगे तो इस ओपन एक्सेस बुक है। जी, ओपन एक्सेस है, आप इसको फ्री में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई धारावाहिक उपन्यास नहीं है, न ही एक काल्पनिक गण रचना है ये शोध किया हुआ रिसर्च है, ये एकेडमिक वर्क है। और इसके लिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि कुंदन जी ने इसको, उन्होंने जब कहा कि जब वो सत्य जानने के बाद ही मुंह खोलते हैं, तो हमें सत्य जानना पड़ेगा। जिस जी, तरह से आपको दर्शकों को पता है कि नवंबर 7, 8, 9 को जयपुर में यू नो शत्रुबोध टाइटल के अंदर जयपुर डायलॉग की का इवेंट हो रहा है, तो उसको भी आप सपोर्ट करें, लाइक करें, और कुंदन जी भी वहाँ आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि कुंदन जी उसके पहली बार वहाँ आएंगे तो उनका परिचय भी हो, क्योंकि ये इनकी स्पेशलिटी है कि उन्होंने इस बात को कॉलोनियल इंपीरियलिज्म करके किस तरह से ब्रिटिश ने 1800 में इंडिया के पीछे पड़े थे, और हम वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव के अंदर अपने आप को ही मूर्ख बना रहे थे। ये समझने वाली बात है हम सबों के लिए। और जब आपने इंडिया हाउस की बात की, तो मैं बता दूं कि यहाँ भी वॉल स्ट्रीट में on one there is a building, one Hudson Road or something like that, जहाँ पे इंडिया हाउस क्लब है। जी, रेड बिल्डिंग, इट इज अ प्रोटेक्टेड बिल्डिंग, द हेरिटेज बिल्डिंग। इंडिया हाउस क्लब है, जिसको बनाया गया था फॉर स्पाइस ट्रेड विथ इंडिया। ये टी शर्ट, मैं उसी क्लब के मेंबर जब था, तो मैंने ये टी शर्ट वही ली थी। ये जो शिपिंग देख रहे हैं यहाँ पे, वो वही इंडिकेटर था, इंडिया हाउस क्लब बनाया गया था। तो इंडिया तो बहुत पहले से बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है अपने अच्छे चीजों के, अच्छी चीजों के लिए। एक बात बताइए, जी, ये जो होता है, हर चीज जो होती है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे होती है। जी, जो 1800 में जेम्स मिल ने किया, आज पीटर नवारो क्यों कर रहा है? जी, ब्राह्मणों पे खास तरह की चर्चा क्यों जी, होती जी। है? इस पे हम चाहे ये आएंगे। हाँ, चाहे जी, सरतन से जुदा हो। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है। जब सरतन से जुदा चालू हुआ था, उसकी जो कॉल हुई थी सरतन से जुदा,
मैंने यही सोचा कि यार हमारी 6 फुट की फ्रेम है, हाथ पांव जितने भी सशक्त हों, पेट जितना भी मजबूत हो, मसल जितने भी बने हों, अगर सर कट गया तो पूरा शरीर धाराशायी हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो है प्रयोजन, सर तन से जुदा हिंदुओं का करो, ताकि एक ब्राह्मण को हटाओ, सारा हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा। इसका कुछ तालमेल है क्या? बिल्कुल तालमेल है। तो यही कह रहे थे कि जो उन्होंने बॉल को जो रोल किया, वो बॉल आज भी रोल कर रहा है और वो सब जगह जा करके वो व्याप्त हो गया है। तो क्या क्या चीजें हुई, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला ये हुआ, इसका इम्पैक्ट जब जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी बन गए, तो उन्होंने इसको रिक्वायर्ड रीडिंग बनवाया हेलीबरी कॉलेज में, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग होती थी। ओके। तो ये जो है, ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है जब इंडिया जाते थे, जाने के पहले वो इसको पढ़ करके जाते थे, तो उनको पहले ही ट्रेन कर दिया जाता था कि वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, सैवेज हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इर्रेशनल हैं, दिमाग नहीं है, आ, किसी चीज़ों के बारे में एक कंसर्टेड वे में सोच नहीं सकते हैं, उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है। तो उनको ये कहा जाता था कि ये बेसिकली जानवर हैं, इनके साथ जानवरवत व्यवहार करना चाहिए, जो कि वो पूरी तरह से करते थे। इनफैक्ट एक ब्रूस मजलिश करके एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर ये जेम्स मिल की अगर ये किताब अगर नहीं बाहर अगर आती, अगर जेम्स मिल ने अगर इसका क्रिएशन अगर नहीं किया होता, तो शायद 1857 का रिवोल्ट भी नहीं हुआ होता। क्योंकि इसके बाद एक ये 1817 और 1819 के बाद जब जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में आ जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स 1819 के पहले और ब्रिटिश ऑफिशियल्स 1819 के बाद ये बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं पहले ये बताता हूं कि नैरेटिव के लेवल पे क्या हुआ। जेम्स मिल जो है, ये जेम्स मिल एक यूटिलिटेरियन थे। जेम्स जिनको कि उस समय के संदर्भ में रेडिकल्स कहा जाता था। मुझे और एक मैं यहाँ पे व्यत्यय करूंगा ये जी पूछते हुए कि जी देखिए बहुत सारे शब्दों का जो प्रयोग होता है जी वो कभी कभी सर से ऊपर चला जाता है। जी जी आम दर्शकों को, और मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों को पता नहीं है कि अर्थ क्या है यूटिलिटेरियन का, जी लेकिन एकेडमिक रेफरेंस में यूटिलिटेरियन का क्या तात्पर्य है, इसको जरा सा उस पर जी। थोड़ा सा तो टिप्पणी करिए। इसी विषय पे एक्चुअली मैं ये आ रहा था कि जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही ब्रिटिश जेम्स मिल पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव थे, और वो यूटिलिटेरियन थे और रेडिकल थे। और यहीं से मैं इस विषय के बैकग्राउंड में आता हूँ कि उनका ब्रिटेन के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये दोनों चीज़ें, इंडिया और ब्रिटेन, उनके राइटिंग्स में वो किस तरह से एक साथ में आई हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जेम्स मिल का एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में हुआ था, और उनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ था 1719 में, सॉरी 1797 में। जेम्स मिल स्कॉटिश थे, और जेम्स मिल एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन उनको उनके प्रिकॉसिटी को, उनके तेज को, ये लोकल एरिस्टोक्रेट्स जो वहाँ के थे, स्टुअर्ट्स, उन लोगों ने बहुत जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लिया था, और उन्हीं के पेट्रनेज में इनका एजुकेशन हुआ था। इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो जिनको कि लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है, उनका जो मिडिल नेम है वो इन स्टुअर्ट एरिस्टोक्रेट से ही आता है। हम्म। तो जो लेडी
एरिस्टोक्रेट थी, लेडी स्टुअर्ट जो थी, वो ये चाहती थी कि जेम्स मिल एक प्रीचर बने और एक अव्वल क्वालिटी के प्रीचर बने, और इसी के कारण उनका एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, जो कि लोकल यूनिवर्सिटी थी उनके विलेज से, वहाँ नहीं हुआ और उनका एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में हुआ। अब विधाता का या खेल देखिए ये कि अगले 5 साल तक जेम्स मिल एक परमानेंट प्रीचर का जॉब ढूंढते रहे स्कॉटलैंड में, डिफरेंट पैरिशेस में, और उनको ये नौकरी नहीं मिली। तो 1802 में उन्होंने सोचा कि वो लंदन जाएंगे और जर्नलिज्म में अपना हैंड ट्राई करेंगे। लंदन जो है वो सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ था उस समय, लंदन सेंटर ऑफ एक्टिविटी था। काफ़ी कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर हो चुका था, पूरा तो नहीं हुआ था, अभी चीज़ें होनी बाकी थी, लेकिन वेल्थ जो है वो सिटी ऑफ लंदन में फ्लो करना शुरू हो गया था और चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस सिटी में बदल रही थी। तो इन्होंने सोचा कि हम चलते हैं लंदन और वहाँ पर जर्नलिज्म में अपना हैंड ट्राई करेंगे। तो लंदन आकर के जो है वो जर्नलिस्ट बन गए और कुछ न्यूज़पेपर के लिए और कुछ जर्नल्स के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो एक जर्नल के लिए जिसके लिए वो काम करते थे, वहाँ पर वो इंडिया डेस्क को मैन करते थे और इंडिया डेस्क मैन कर रहे थे। तो अब ये देखिए कि अब उसको कनेक्ट करिए कि इंडिया में क्या हो रहा था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हो चुका था। ये लोग जो है ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, उसको ट्रांसलेट लोकल स्कॉलर्स के हेल्प के साथ कर रहे थे। यूरोपियंस जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में थे, वो ट्रैवलॉग्स लिख रहे थे। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्री टीवी और प्री रेडियो के डेज़ हैं, तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो एंटरटेनमेंट थी, लोग इसी तरह से अपने आप को एंटरटेन करते थे। तो ये जो पूरा लिटरेचर इंडिया से फ्लो कर रहा था यूरोप में और पर्टिकुलरली ब्रिटेन में, उसको जेम्स मिल रिव्यू लिख रहे थे उसका, उस जर्नल के ऊपर। तो ये जब 1806 के आसपास उन्होंने ये देखा कि इंडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन सब बहुत ही डिस्पैरेट है। तो उन्होंने सोचा कि अगले 3-4 साल में जो है वो इन सारे इन्फॉर्मेशन को कोलेट करके एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखेंगे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को गवर्न करने में हेल्प करेगा। तो it was predetermined by him that he would write a book which would eventually turn out to be the governance manual for the East India Company. तो ये इन्होंने 1806 में डिसाइड किया। अब हुआ क्या कि 1808 में इनकी मुलाकात हो गई बेंथम के साथ। बेंथम को उनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, और यहाँ से मैं जेम्स मिल को कनेक्ट कर रहा हूँ यूटिलिटेरियनिज्म से, और जो उनका ग्रुप जिनको कि रेडिकल्स कहा जाता था उससे। तो अब चलते हैं थोड़ा बेंथम के ऊपर। तो बेंथम, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है विभूति जी, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री इस तरह से अब ख़त्म नहीं होता है, और इस पर्टिकुलर हिस्ट्री का हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर, हमारे प्रेजेंट के ऊपर, और बहुत समय तक मेरे ख्याल से फ्यूचर के ऊपर भी एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट रहेगा। तो इसको पूरी तरह से इसको खोलना, इसके धागे खोलना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो बेंथम जो थे, जेरेमी बेंथम, ये जेम्स मिल से करीब 30-35 साल उम्र में बड़े थे। तो इनका जन्म जो है वो करीब 1746 या 1748 के आसपास हुआ था। इसके बारे में वो डिटेल्स जो है वो फिक्स नहीं है। और जेरेमी बेंथम जो है उनका बैकग्राउंड एरिस्टोक्रेटिक था, और इनका एजुकेशन क्वींस कॉलेज में हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इनका एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है वो लॉ में हुआ था।
अब इनके साथ में भी वही हुआ जो जेम्स मिल के साथ हुआ, वो ये हुआ कि लॉयर बनने के बाद जो है ये सक्सेसफुल लॉयर बन नहीं सके। तो इन्होंने सोचा कि अब ये राइटिंग में एंगेज करेंगे। और जेरेमी बेंथम जो हैं वो बड़े सेज लाइक थे। उनको ब्रिटिश सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना था। ब्रिटिश सोसाइटी उस समय क्या थी? ब्रिटिश सोसाइटी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हायरार्किकल और ऑप्रेसिव थी। You know, a handful of people were basically oppressing the countless masses of the British society. This was what the situation was. तो इसमें पावर जो है वो किनके हाथ में था? पावर ये ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में था। मोनार्की जो है वो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया था। 1688 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है एरिस्टोक्रेसी और मोनार्की के बीच में, वो एरिस्टोक्रेसी की तरफ जो है वो टिल्ट कर गया था। तो पावर एरिस्टोक्रेट्स, मोनार्क्स और क्लर्जी, इन्हीं के हाथ में था। ये बेसिकली तीनों आसपास में मिल करके पावर एंजॉय करते थे और मासेस को जो है वो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे। अब किंवदंती ये है कि क्वींस कॉलेज में ही जब थे जेरेमी बेंथम, तो उनको एक पैम्फलेट मिला और उस पैम्फलेट में उनको एक एक्सियम मिला जो कि यूटिलिटेरियंस का एक वॉरिंग क्राई बन गया अगेंस्ट द ऑप्रेसिव सिस्टम। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ये किंवदंती ये है। नाउ इंटरेस्टिंगली ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। सरप्राइजिंगली, सरप्राइज। तो बेंथम जो है वो अपनी किताबें उन्होंने लिखनी शुरू की, लेकिन उसमें भी जो है बेंथम को बहुत पॉपुलैरिटी नहीं मिली। पॉपुलर हो रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसका कारण ये था कि उनकी राइटिंग्स जो हैं वो बहुत ही डेंस हुआ करती थी। तो ये कहानी चल रही थी। अब आप आइए 1808 में। इनकी मुलाकात एक यंग जर्नलिस्ट से होती है जो कि पॉलिटिकली बहुत ही एम्बिशियस था। जेम्स मिल बहुत ही पॉलिटिकली एम्बिशियस था। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि जब वो अपनी नौकरी ढूंढ रहा था पैरिशेस में, तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो अरिस्टोक्रेट्स के बच्चों को पढ़ाता था, जिसमें कुछ एक्सपीरियंसेस उसके लिए हुए थे जो कि बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थे। उसको ह्यूमिलिएट किया गया था उसके सोशल स्टेटस के कारण। और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि ये स्टुअर्ट्स की जो बेटी थी विल्मेना, उसके साथ इसका रोमांस शुरू हो गया था, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। उसका कारण जेम्स मिल का सोशल स्टेटस था और बाद में जो है वो उसकी शादी फोर्ब्स के फैमिली में हो गई थी। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिटेल्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फोर्ब्स के फैमिली में उसकी शादी हुई थी और उसकी मृत्यु जो है वो प्रीमैच्योर हुई थी। और लेडी स्टुअर्ट बताती हैं कि मरते मरते तक भी जो है वो जेम्स मिल को याद कर रही थी। तो जेम्स मिल को अरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट बहुत ही गुस्सा था जो कि पर्सनल था। उसकी मुलाकात बेंथम से होती है जो कि एक ऑप्रेसिव सिस्टम को जो है वो चेंज करना चाह रहा था। जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो जेम्स मिल ने क्या करना शुरू किया कि बेंथम के जो आइडियाज थे, जो टर्स आइडियाज थे, जो डिफिकल्ट आइडियाज थे, उसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया और उसके बारे में लिखना शुरू किया। So basically what happened was that he started taking the philosophy of utilitarianism to the masses through the writings, and this is happening exactly around the same time that that he is working on the history of British India. अब 1814 में
एक और वाकया होता है। ये वाकया ये है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो एडिटर था, नाम नहीं याद आ रहा है, मैकवी समथिंग, मैकवी नेपियर जो है वो कांटेक्ट करता है जेम्स मिल को कुछ आर्टिकल्स लिखने के लिए, जो उसके सप्लीमेंट में 1815 से 1824 के बीच में अपीयर करते हैं। और इसी दौरान जो है वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का भी पब्लिकेशन होता है। तो क्या हो रहा था कि एक एंड पे जेम्स मिल ब्रिटिश सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चीज़ों को लिख रहा था, और उसका आयर जो है वो डायरेक्टेड था प्रिडोमिनेंटली एरिस्टोक्रेसी और क्लर्जी के ऊपर। एरिस्टोक्रेसी के बारे में मैंने आपको ये बताया, 5 साल जो है वो धक्के खाया था क्लर्जी के अगेंस्ट, तो वहाँ भी उसको खुंदक था। एंड प्लस वो रियलिटी भी थी, उस वी कैन नॉट escape that reality that these guys were really oppressive. They were oppressing the masses, and there was this genuine intent of transforming the British society. So, the interesting part here is कि जब आप हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के राइटिंग्स, पर्टिकुलरली जो हिंदूज के ऊपर हैं, और उसके जो राइटिंग्स ब्रिटिश सोसाइटी के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली क्लर्जी और अरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, तो अगर आप उनको साइड बाय साइड अगर आप रख दें तो वो कंप्लीट करस्पॉन्डेंस है। मतलब बेसिकली जब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहा है, तो वो इंग्लिश क्लर्जी के बारे में बात कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, कि जब वो ब्रिटिश क्लर्जी के बारे में बात करता है तो वो, या रादर उसके उसी के ऊपर जो है वो ब्राह्मण्स को ट्रांसपोज करता है। जब वो क्षत्रिय के बारे में बात कर रहा है तो वो अरिस्टोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है। और जिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को, जिसको कि वो ब्रिटेन से एक्सपेल करना चाहता था, उसी के लाइट में उसने हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एंशिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसको कंसेप्चुअलाइज किया। दैट वाज द कंसेप्चुअलाइजेशन दैट हैपेंड। जिस लीगल सिस्टम को ब्रिटेन में वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, उसी के लाइट में उसने हमारा एंशिएंट लीगल सिस्टम को कंसेप्चुअलाइज किया। टैक्सेशन सिस्टम के साथ भी वही कहानी है। तो पहले इसने हमारे हिस्ट्री को, हमारे रिप्रेजेंटेशन को, हमारे नॉलेज को, हमारी जो रियलिटी थी, उसको नॉलेज के लेवल पे इसने डिफॉर्म किया, और बहुत मैसिव तरीके से डिफॉर्म किया। और इसी की कहानी मैंने चैप्टर्स 3 और 4 में, कॉलोनियल डिस्कोर्स में, मैंने उसके बारे में बात की है। लोगों को देखना यह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। तो इस इमेजिनेशन के बाद क्या हुआ? गवर्नेंस मैनुअल तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑलरेडी थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने हमारे सोसाइटी को बहुत ही सिस्टमैटिकली ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। ट्रांसफॉर्म किया या डिसमेंटल किया? मैं कहूंगा कि उसको डिसमेंटल करके उसको ट्रांसफॉर्म किया। गुड। क्योंकि इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इन लोगों ने सेंससेस शुरू किए। अगर आप धर्मपाल जी की किताब, अगर द स्पीकिंग ट्री अगर आप देखेंगे, जिसमें कि उन्होंने इसका पूरा विवरण दिया है कि इन लोगों ने हमारे एजुकेशनल सिस्टम को कैसे डिसमेंटल किया, तो उसकी कहानी जो है वो शुरू होती है थॉमस मुनरो, जो कि उस समय गवर्नर हुआ करते थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनके सेंसस से। हमारे एजुकेशन को कास्ट डिमेंशंस में देखने का
सेंसस पहली बार जो है 1823 में शुरू हुआ था। और मेरा ये कहना है कि अगर जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अगर नहीं लिखते तो ये सेंसस इस तरह से होता भी नहीं, क्योंकि उसके पहले का अगर आप सेंसस अगर आप देखेंगे तो देखिए, इंडिया को गवर्न करने के लिए या एटलीस्ट जो क्या कहते हैं, जो पार्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे उस समय तक, ब्रिटिशर्स इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय तक उनके जो सेंसस होते थे, इवन जो डिफरेंट जाति ग्रुप्स थे उनको समझने के लिए, वो सेंसस बहुत ही ओपन एंडेड होते थे। यहाँ के बाद से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन गया था इंडिया हाउस से कि आपको इंडियन एजुकेशनल सिस्टम उसको कास्ट डिमेंशंस में देखना है, कि स्कूल्स में जो है वो कितने ब्राह्मण जो हैं वो पढ़ते हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, कितने अदर कास्ट हैं, टीचर्स जो हैं वो उनकी कोट एंड कोट डेमोग्राफी क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये बहुत ही डिफरेंट चैलेंजेस वो थ्रो करता है। इसके बारे में कभी और आएंगे। आज का जो डिस्कोर्स है इसको हम स्पेसिफिकली ये फोकस्ड रखेंगे कि इसने एक सर्टन इमेजिनेशन हमारे सोसाइटी के ऊपर क्रिएट किया, और उसी इमेजिनेशन के बेसिस पे ये लोग मिल करके हमारे सोसाइटी को इन लोगों ने स्ट्रक्चर करना शुरू किया। और इस कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी मैं किताब आपके व्यूअर्स को बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। इसका नाम है कास्ट ऑफ माइंड। ये निकोलस डर्क्स की किताब लिखी हुई है। निकोलस डर्क्स जो है ये यूसी बर्कली के चांसलर थे, और मेरे ख्याल से अभी भी साउथ एशियन हिस्ट्री पढ़ाते हैं। यू नो, ही हैज नॉट रिटायर्ड। उसके पहले ये कोलंबिया में थे। काफ़ी इनका लुमिनस रिकॉर्ड है, लुमिनस एकेडमिक रिकॉर्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ ये प्रिंसटन का ये पब्लिकेशन है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक प्रिंसटन या शिकागो, यू नो, एनी ऑफ दोज, बट आई थिंक, यू नो, या आई थिंक it's been published from Princeton University. तो इसमें इन्होंने ये बात की है कि 1870s से रेस्ले ने कास्ट सेंसस शुरू किया, और जब ये कास्ट सेंसस इन्होंने शुरू किया और जब ये पूरे इंडियन सोसाइटी को हायरार्किकल बनाना चाह रहे थे, तो इनको ये रिस्पॉन्सेज इस तरह से मिल रहे थे जिसमें कि वो हायरार्किकल सेटअप आ नहीं रहा था, क्योंकि ये हमारा सोसाइटी, ये वर्ण और जाति जो है ये हायरार्किकल और ऑप्रेसिव था ही नहीं। इसकी बहुत दूसरी कहानी है। तो जेम्स मिल का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि इन्होंने पहले हमारे सोसाइटी को इमेजिन किया, जो कंप्लीटली बेस्ड था प्रोजेक्शंस में, उसका रियलिटी कुछ नहीं था। जेम्स मिल भारत कभी नहीं गए थे, उन्होंने वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ कभी नहीं देखी थी। 12 साल जो है वो लंदन में बैठ करके उन्होंने इस किताब को लिखा, और जो कि बहुत ही टॉक्सिक था। और जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट हुए, उन्होंने ये सेंसस और इंटरवेंशन शुरू कर दिया। तो इनफैक्ट ये रिसर्च होना बाकी है कि हमारा लीगल सिस्टम जो है, जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है इस किताब के बेसिस पे, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ब्यूरोक्रेसी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। और एक दूसरी कहानी है, दूसरी कहानी ये है कि इस पूरे सिस्टम को बना करके, इस पूरे इमेजिनेशन को बना करके, इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने भारत के अलग अलग हिस्से में कुछ कुछ जाति ग्रुप्स को कोऑप्ट करना शुरू किया और उनको अपना व्हीकल बनाया ऑपरेशन के लिए। दे गॉट कोऑप्टेड। वो कौन थे? सब लोग तो कोऑप्ट नहीं हुए, पूरी जाति तो नहीं हुई, लेकिन उस जातियों में कुछ लोग कोऑप्ट हुए। और आज जो बैकलैश जो आज फेस करते हैं इंडिया में, वो उसी कोऑप्शन का कारण है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट कहानी है। लाइक फॉर इंस्टेंस,
अगर आप तमिलनाडु में अगर आप जाइए तो तमिलनाडु में जो हेट्रेड है मासेस में अय्यर ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसका कारण ये है कि अय्यर समाज से कुछ लोग कोऑप्ट हुए और उन लोगों ने ब्रिटिश मशीनरी को रन करने में ब्रिटिशर्स का पूर्ण सहयोग दिया है। इसमें कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा एनालिसिस जो है वो नीदर राइट नॉट लेफ्ट है। मैं इस दोनों कैंप में नहीं डालता हूं, क्योंकि हमारी कहानी जो है, हमारे भारतीय सभ्यता की जो कहानी है, पर्टिकुलरली कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी है और उसको पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप बिहार में आ जाइए, जहाँ से हम लोग आते हैं। बिहार में उन लोगों ने भूमिहार ब्राह्मण को जो है उसको कोऑप्ट किया, जिनको की जमींदारी दी। सारे भूमिहार तो इसके पार्ट नहीं बने, लेकिन जो कुछ भूमिहार बने, जिनके स्टेट्स थे, वो इतने ऑप्रेसिव थे। ये दोनों हम और आप इस बात को जानते हैं कि आज भी बिहार के समाज में सुबह के समय में उन स्टेट्स का नाम नहीं लिया जाता है। भूमिहार ब्राह्मण्स के अगेंस्ट बैकलैश हुआ। वंस अगेन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देखेंगे तो हम ये समझेंगे नहीं कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया है। आज क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स के बारे में डिवाइड एंड रूल के बारे में बात होती है। वो सोसाइटी तो ऑलरेडी डिवाइडेड थी, वो तो शुरू से डिवाइडेड है। हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि काफिरों के बारे में उनके टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, काफिरों के साथ क्या करना चाहिए। ये बहुत ही उसका बढ़िया विवरण है और उन्होंने उसको पूरी तरह से हमारे ऊपर आक्रमण करके, हमको कंट्रोल करके उसको यूज किया है, यूटिलाइज किया है। लेकिन जो हिंदू समाज में जो डिवाइड एंड रूल हुआ है, जो ब्रिटिशर्स ने किया है, उसकी कहानी आज तक नहीं बताई गई है, उसको खोला नहीं गया है। कैसे इसको क्रिएट किया गया, कैसे एनिमोसिटी जो है पहले इमेजिनेशन में क्रिएट किया गया। तो बेसिकली मैं ये कहता हूं कि जो भारतीय ब्राह्मण है, they are paying for the sins of the British clergy. This is what the reality is. ये कहानी है। कुंदन जी, देखिए, ये ऐसा प्रसंग है जिसकी चर्चा एक बार में नहीं खत्म होगी जी। और चूंकि इस साल का जो महत्व है, हम पूर्व पक्ष और शत्रु बोध पे बहुत ध्यान दे रहे हैं जी। दर्शकों से ये अनुरोध है कि मैं इस बात को हमेशा से कहता हूं कि अगर आपको शत्रुबोध और पूर्व पक्ष करना है तो सत्य को मानना पड़ेगा। सत्य उसका सबसे बड़ा टूल है। अगर सत्य को नहीं मानेंगे तो आपको शत्रुबोध नहीं होगा। और जो कुंदन जी कह रहे हैं कि शायद भारतीय कास्ट सिस्टम में जिन्होंने कहा है, हम जो है जेम्स मिल की क्लर्जी के हेट के कारण आज वो हमें कार्मिक चक्कर में आज हमें सहन करना पड़ रहा है, हम उसको भुगत रहे हैं। सवाल ये उठता है, आखिरी सवाल पूछूंगा आज इसमें जी। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूट रहेगा कॉन्वर्सेशन। ये हमने होने क्यों दिया? हमारी सारी विद्वता, हमारा ज्ञान, वैदिक नॉलेज, धार्मिक प्रवृत्ति, ये सारे के सारे को हम उन लोगों ने तहस नहस किया और हमने होने दिया। ये सवाल मेरे मन में हमेशा उठता रहता है जी। कि इतने सारे ज्ञान, सब कुछ होने के बाद हमने हाथ धोकर के 1,00,000-2,00,000 थे यहाँ पे ब्रिटिश, उन्होंने हमारे ही लोगों को अपना करके कोऑप्ट किया। जो आपने कहा, भारतीयों को यूज करके जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जितने सारी दुर्दशा हुई भारत की, चर्चिल ने मिलियंस को मारा फेमिन करवा के। आज वो हम कॉमनवेल्थ के मेंबर आज भी हैं। कॉमनवेल्थ, इंपीरियल ब्रिटिश स्टिल क्रिएटेड अ कॉमनवेल्थ राइट ऑफ नेशंस। ये जो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग वाली जो बात है, पीटर नवारो ये तो छच्छू आदमी है।
मैं इस बात की चर्चा करूंगा. I don't give a damn what he says, but I'm definitely concerned about the way he has said. Again, seeding the Hindu community, सर तन से जुदा ब्राह्मण को मारो. इस पे कनेक्ट करिए, and then we will talk again sometime later. बट आज हम ये चर्चा यहाँ करेंगे कि इस चीज को हम कैसे संभालें, किस तरह से भारतीय लोग इस बात की चर्चा आगे बढ़ाएं. ये देखिए क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, इसके लिए कॉलोनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है. कॉलोनाइजेशन जो है वो छोटी मोटी चीज नहीं होती है. हम और आप शायद जो है उस कॉलोनाइजेशन के इफेक्ट्स को पूरी तरह से हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कॉलोनियल इंडिया में हम रहे नहीं हैं. अगर थोड़ा सा समय हो तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. कहानी बताइए, क्योंकि we have done the recording for 51 minutes. We definitely can do more. So go ahead. Right. I think this would be interesting, because this sheds a very important light on the issue. Please do. तो हमारे आपकी बात में ये आपको शायद पता होगा कि मैं 2000 में जो है वो अपनी PhD करने के लिए यहाँ US चला आया था. दिसंबर 2001 में एक पौंडीचेरी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था. तो मैं यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से सीधा पौंडीचेरी गया था और मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को भी बुला लेता हूँ वहाँ पर. तो मेरे पेरेंट्स चले आए थे और हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स भी उस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें कि एक प्रोफेसर जो है वो गोरे हैं. तो हम लोग वहाँ पर थे. एक जगह लंच करके हम लोग निकले तो मेरे प्रोफेसर दिख गए. मैं अपने पेरेंट्स के साथ था, तो मैंने सोचा कि उनको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. तो मैंने इंट्रोड्यूस किया और मैंने देखना शुरू किया कि मेरे फादर जो है विजिबली अनकंफर्टेबल थे. वो जितनी वहाँ मतलब सब सदर्न इंडिया में जो है वो गर्मी तो पड़ती है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं पड़ती है कि वो प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहे थे. तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. तो मैंने उस कॉन्वर्सेशन को बहुत जल्दी से उसको डिस्कनेक्ट किया और मैं अपने फादर के बहुत ही क्लोज था. तो मैंने उनको पूछा कि ये क्यों हो रहा है, आप इतने स्वेट क्यों कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? तो मेरे फादर मुझे ये कहते हैं, घोरे का डर. मेरे फादर ऑफ कोर्स प्री 1947 में उनका जन्म हुआ था, 1938 में. मेरा गांव जो है वो मोकामा के पास है. मोकामा के पास एक कंटोनमेंट हुआ करता था. Yes. तो जब मेरे बाबूजी बच्चे थे तो ये गोरे जो है घोड़े पे चढ़ करके उस पूरे एरिया में दहशत फैलाया करते थे. तो कॉलोनाइजेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. और जबकि मेरे फादर कोल इंडिया के एक माननीय ऑफिसर थे. ऐसा नहीं था कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक था. इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी. कोल इंडिया पे अच्छे पद से वो रिटायर हुए थे. दुनिया देखी थी उन्होंने. लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई. तो मुझे ये लगता है कि कॉलोनाइजेशन क्या चीज़ होती है ये शायद हम और आप नहीं जान पाएंगे, जो कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में जिनका जन्म हुआ है. कॉलोनाइजेशन जो है किसी सिविलाइजेशन की रीढ़ तोड़ देता है. और ये कॉलोनाइजेशन जो हुआ था ये बहुत ही भयंकर था. लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे. कहाँ किस सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करते. वो हिंदू बने रह गए, यही बहुत बड़ी बात है. हमको इसी के लिए उनको शुक्रगुजार हमको होना चाहिए उनका. वी शुड बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम कि वो कन्वर्ट नहीं किए. और उस कन्वर्जन में भी कितना रेजिस्टेंस रहा होगा, उस रेजिस्टेंस की हम कहानी तो नहीं बताते हैं. हम शायद जानते भी नहीं है वही कॉलोनाइजेशन का उसका ये कॉन्सिक्वेंस है. और उसके पहले की दूसरी बात है कि ब्रिटिशर्स के पहले मुसलमान भी तो थे. वो तो उन्होंने किस तरह से हमको तोड़ा था.
तो ये जब हम कॉलोनाइजेशन की कहानी जब हम उसके बारे में बात करते हैं, जब हम शत्रुबोध के बारे में बात करते हैं, तो हमारी कहानी जो है वो 1600 से शुरू नहीं होती है कॉलोनाइजेशन, वो 711 से होती है। और वो पूरा पीरियड जो है वो हमको चार्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी कहानियां जो हैं वो लुप्त हुई हैं, वो कौन कौन से रेजिस्टेंस थे। ऑफ कोर्स कुछ स्कॉलर्स ये बात कर रहे हैं कि अगर सिंध का कंट्रोल जो है वो 711 में हुआ और उसके बाद जो है सोमनाथ इफ माय मेमोरी इज करेक्ट 1020 में अगर होता है, तो इतने समय तक, करीब 400 साल तक वो कोशिश तो निरंतर कर रहे थे और डॉगमेटिक थे, फैनेटिकल थे। उनको तो क्या कहते हैं, तलवार की नोक पर जो है वो लोगों का धर्म परिवर्तन करना था। तो इतना जो उनका स्ट्रॉन्ग डॉगमेटिक फैनेटिकल कमिटमेंट था, उसके बावजूद वो क्या कहते हैं, वो हमारे बीच नहीं घुस पाए। तो एक रेजिस्टेंस की कहानी है, वो स्ट्रगल की कहानी है। मान लीजिए कि अगर वो 1020 में भी आते हैं, उसके बाद का पीरियड 1192 में पृथ्वीराज जो है वो डिफीटेड होते हैं। तो ये एक कहानी है और ये एक कंटिन्यूटी है। आई वुड से दैट ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन कैनॉट बी सीन in isolation. It has to be seen in tandem with the Muslim colonization of India. And that will, reveal the entire story. और इसका रेवलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को अगर हम तरीके से अगर नहीं जानेंगे तो हम अपना फ्यूचर प्रॉपर तरीके से हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। आज भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जाति के बारे में जो बात होती है, मैं ये कहता हूं कि ब्रिटिशर्स ने हमको बोला कि कौवा तुम्हारा कान लेकर के गया, हम जो है अपना कान देखने के बजाय जो है हम कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। तो उस रस्सी को जिसको कि सांप बनाया गया है और जो सांप जो हमको डसता रहता है, उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च वर्क की जरूरत है। चलिए, आप आशा करता हूं कि आप उस पर भी शोध करेंगे। लेकिन आपने इतिहास की बात करी और आपने इस्लामिक कॉलोनियलिज्म की बात की, और इस पर भी चर्चा करेंगे हम। ये बेताल और विक्रमादित्य का कहानी चलती रहेगी और हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं इस बात को। हम जानना चाहते हैं कि किसी भी समस्या का निदान तभी होगा जब आप सूत्र को पकड़ पाएंगे कि कहाँ शुरू हुआ। अगर आपकी उंगली नस्ल पे पड़ जाती है तो बीमारी का इलाज भी हो जाता है, और अगर नस्ल पे न पड़ी तो आप उल्टा पलटा दवाई खाते रहेंगे। तो मैं हमेशा से कहता हूं, मेरा उदाहरण है, हिस्ट्री इज लिटर्ड विद corpses ऑफ men एंड women who forget the lessons of history. ये चीज भारतीयों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, शूद्र को, वैश्य को, सबको जानना पड़ेगा। बिल्कुल। जब सरतन से जुदा की बात होती है तो आप छूटे नहीं हैं, आप भी वही काफिर हैं, याद रखिएगा इस बात को। और जब आज के कंटेम्पररी चर्चा में अगर मैं इस बात को, आखिरी बात को ये कहूं, भूलिएगा नहीं, जो सेंसस की बात कुंदन जी कह रहे थे, वही राहुल गांधी कर रहा है अभी सेंसस की बात। बड़ा ही डेंजरस है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपको, राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो घोर पापी है, और उसको अपने पाप की सजा मिलेगी इसी जन्म में, इसी धरती पर। वो न्याय हमें देना होगा, नहीं देंगे तो पुनः मुशिको भवक करके हम फिर वैसे ही कॉलोनाइज हो जाएंगे। इस बात की चर्चा हमें करनी पड़ेगी। और इतनी सारी चीजें होती हैं, इस बात को, मूल को हमें कभी भूलना नहीं है। तो कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और इस धारावाहिक को हम कंटिन्यू करेंगे। बेताल की और विक्रमादित्य की कहानी चलती रहेगी जी। और हम इस बात को करेंगे कि नेक्स्ट में क्या होगा।
बिल्कुल। बट आई वांट टू लीव अ थॉट विथ यू एंड आई वांट टू ड्वेल अपॉन जो जहां पे कुंदन जी ने बात खत्म की, इस्लामिक कॉलोनियलिज्म जो हुआ इंडिया का, उस पहला वो हुआ, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद नेहरू आए, और 25 साल तक आप जानते हैं इस बात को कि भारत के पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर्स वे ऑल मुस्लिम्स। तो नेहरू का क्या रोल था? भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हमेशा की तरह कहूंगा, सत्यमेव जयते, और सत्य को जिताने के लिए आपको उठकर लड़ना पड़ेगा और दूसरा कोई चारा है ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जयपुर डायलॉग को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए। और इसीलिए हमने जयपुर डायलॉग यूएसए में वो चर्चा शुरू की है, इसीलिए कि एक और सूत्र बने जहां से हम अपने विचारों को आपके सामने रख सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।